अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट में देखते हैं। डिसीजन मेकिंग किस तरह से हमने करनी है, थोड़ी सी हमने इसकी प्रैक्टिस की थी क्यूएम के अंदर जब हम एआरसी पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक हमने टॉपिक पढ़ा था, और एक हमने टॉपिक पढ़ा था लीज वर्सेस बाय डिसीजन। उसी तरह के डिसीजन यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी है। फर्ज करें जी, अब सबसे पहला जो डिसीजन आज हमने लेना है वो है जी प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन, कि कब किसी प्रोडक्ट को हम शट डाउन कर देंगे, कब किसी डिसीजन को हम शट डाउन कर देंगे कि हम उसको मजीद नहीं बना रहे। बच्चों ये डिसीजन हमेशा याद रखिएगा, ये वाला डिसीजन हमेशा उस कंपनी में लिया जाएगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी है, वो लेस बनाती है, कुरकुरे बनाती है, वेवी बनाती है, पेप्सी बनाती है, और क्या क्या बनाती है, स्टिंग। ठीक हो गया जी। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो कंपनी बनाती है। बरक फर्ज करें जी, एक कंपनी कम से कम 3 प्रोडक्ट बना रही है, ए, बी और सी। कंपनी जो है वो प्रोडक्ट ए से कमा रही है 400 रुपया, बी से कमा रही है 200, सी से कमा रही है 450। टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है? 1050। और कंपनी प्रोडक्ट ए के ऊपर कितना खर्चा कर रही है वेरिएबल कॉस्ट का? 200, 110, 230। टोटल कितना खर्चा कर रही है? 510। प्रोडक्ट ए से वो कितना कंट्रीब्यूशन कमा रही है? हकीकत में कितना जो है उसका प्रॉफिट है प्रोडक्ट ए से? 200, बी से 90, सी से 220। टोटल कितना कमा रही है? 510। और फिक्स कॉस्ट जो एलोकेट की गई है, फिक्स कॉस्ट जो एलोकेट की गई है तमाम प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट ए में कितनी एलोकेट हुई पड़ी है? 90, बी में 100, सी में 140। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 330। तो बच्चों प्रोडक्ट ए से हमें कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है? 110। बी से लॉस हो रहा है, ऐसी है, और सी से प्रॉफिट हो रहा है। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? अब यहां पे एक बंदा सोचता है थोड़ा सा कि यार प्रोडक्ट बी में हमें लॉस हो रहा है, और अगर प्रोडक्ट बी में हमें लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट 190 होता। ऐसी है, सोचो जरा। दिमाग में सवाल आया कि यार हम 190 का प्रॉफिट कमा सकते थे अगर क्या ना होता, प्रोडक्ट बी ना बना रहे होते। अब उस बंदे के दिमाग में ये सवाल आया कि अगर प्रोडक्ट बी ना बनाते तो 190 का प्रॉफिट होता। अब उस बंदे की बात को पूरा करते हैं, चेक करते हैं क्या वाकई प्रोडक्ट बी को नहीं बनाना चाहिए। अब बच्चों मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए और सी अगर बनाऊं तो ए से कितना रेवेन्यू आएगा? 400। और सी से कितना आएगा? तो टोटल रेवेन्यू फिर मेरा क्या हो जाएगा? 850। मैंने प्रोडक्ट बी नहीं बनाया तो मेरा रेवेन्यू भी प्रोडक्ट बी से नहीं आएगा। क्लियर? जब मैं ए और सी बना रहा हूं तो बच्चों मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल 200 आ रही है ए से और 230 आ रही है सी से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 430। तो बच्चों 850 में से 430 माइनस करूंगा तो 420 कमा रहा हूं। लेकिन मुझे सोच समझ के जवाब देना बच्चों, क्या फिक्स कॉस्ट में कोई कमी आई? मेरा रेंट, मेरी फैक्ट्री, मेरा प्लांट की डेप्रिसिएशन, मेरे वो जो खर्चे जो परमानेंट लेबर है, उन खर्चों में तो कोई कमी नहीं ना आएगी। अगर मैंने बी नहीं बनाया तो मेरे रेंट में कोई कमी नहीं आएगी, मेरे प्लांट की डेप्रिसिएशन में कोई कमी नहीं आएगी, मेरी फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन में कोई कमी नहीं आएगी। बच्चों मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट, मेरा टोटल जो खर्चा है फिक्स कॉस्ट का, वो 330 ही रहना। वो क्या रहना है? 330 रहना। हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट बी नहीं बनाया तो 100 रुपए की फिक्स कॉस्ट भी जाएगी। 100 रुपए की फिक्स कॉस्ट नहीं जाएगी, वो इधर ही है। तो बच्चों 330 पूरे का पूरा मेरा
खर्चा यहाँ पे पड़ना ही पड़ना है। तो बच्चों मैंने प्रोडक्ट बी छोड़ दिया तो क्या मेरे प्रॉफिट में इजाफा हुआ? उल्टा मेरे प्रॉफिट में कमी हो गई। तो अगर कोई चीज में जाहिरी तौर पे आपको नुकसान नजर आ रहा है तो आप सोचेंगे यार उसको छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ने से मजीद नुकसान में इजाफा हो गया। पहले नुकसान कितना हो रहा था? 10 का, अब सीधा 100 रुपए का नुकसान हुआ। हम 190 सोच रहे थे लेकिन कमाया कितना? 90। प्रोडक्ट बी को अगर हम अबंडन कर दें, हमने सोचा था कि प्रोडक्ट बी को छोड़ेंगे तो कितने पैसे कमाएंगे? 190, लेकिन हकीकत में कमा कितने रहे? 90। तो जाहिरी तौर पे प्रोडक्ट बी में नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर उसको शट डाउन करेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। तो फिर पॉइंट ये है कि कब, क्या इसका मतलब ये है कि कभी जिंदगी में कोई प्रोडक्ट से लॉस हो, प्रॉफिट हो, जो मर्जी उसको अबंडन कर सकते ही नहीं है, कि कभी भी अबंडन नहीं कर सकते। तो बच्चों याद रखना, हो ये रहा है बेसिकली, क्या प्रोडक्ट बी से ओवरऑल आपको 90 का कंट्रीब्यूशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वो 90 का कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहा था कि नहीं कर रहा था? सारा नहीं कर सका, लेकिन फिर भी उसने 90 रुपए तक की फिक्स कॉस्ट को तो कवर किया है कि नहीं किया? अब जब वो प्रोडक्ट ही खत्म हो जाएगा तो 90 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? हमारी फिक्स कॉस्ट को कुछ ना कुछ तो वो कवर कर रहा था। 100 रुपए की कॉस्ट उसको एलोकेट की थी, उसने 90 कवर किया, बाकी 10 नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमें नुकसान नजर आ रहा है। तो बच्चों याद रखना ये बात कि जब तक किसी प्रोडक्ट में आपको कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव नजर आएगा तब तक हम प्रोडक्शन जारी रखेंगे। हमने किसी प्रोडक्ट को अबंडन करना है कि नहीं करना, उसके लिए कभी प्रॉफिट को नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे? कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट होती है जो फिक्स कॉस्ट को कवर करने में कंट्रीब्यूट कर रही है। कंट्रीब्यूशन का वर्ड ऐसे निकला है कि भाई फिक्स कॉस्ट को कौन कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो प्रोडक्ट ए कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना? 90। ठीक हो गया, मतलब 200 कमा रहा है प्रोडक्ट ए, कमा कितना रहा है? 200, लेकिन उसने फिक्स कॉस्ट में कितना कंट्रीब्यूट किया? 90। बी कमा रहा है 90 और वो फिक्स कॉस्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? मैक्सिमम 90 कर रहा है। हालांकि एलोकेट हुई है उसकी कॉस्ट 100, लेकिन वो 100 में से कितना कंट्रीब्यूट कर पाया? 90। 10 कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से नुकसान नजर आ रहा है। ऐसी प्रोडक्ट सी ने कमाया 220, लेकिन उसने फिक्स कॉस्ट में कितना कंट्रीब्यूशन अदा किया? 140 का कंट्रीब्यूशन उसने अदा किया। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो बच्चों यहां पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? कब किसी प्रोडक्ट को अबंडन करेंगे, कब नहीं करेंगे? जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है अबंडन नहीं करेंगे। जब तक कंट्रीब्यूशन क्या है? प्रॉफिट आपको माइनस में नजर आ रहा है, लॉस नजर आ रहा है आपको, अबंडन नहीं करेंगे। क्लियर पॉइंट? अगर अबंडन करने का सोचा तो आपके लॉस में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। अब सिनेरियो नंबर बी देखते हैं बच्चों। इसमें भी 3 प्रोडक्ट हैं, ए बी सी। ए बी सी तीनों से कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं? 650 का। ए में खर्चा आ रहा है 80 का, बी में खर्चा आ रहा है 130 का, सी में खर्चा आ रहा है 220 का। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है? 430। बच्चों ए से हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है? 120, और बी से, लेकिन सी में कंट्रीब्यूशन ही लॉस में चला गया और टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आ गया? 220। अब फिक्स कॉस्ट मेरी 50, 65, 50, टोटल मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 165। तो प्रॉफिट मेरा सब कुछ कट कटा के कितना बचता है? 55 बचता है। ऐसे ही है। अब यहाँ पे वंस अगेन बच्चों लॉस किस में नजर आ रहा है आपको? सी में। जैसे अब पॉइंट ये है, ऊपर वाले सिनेरियो में हमने कहा था कि बी को स्टॉप ना करो, बी को प्रोड्यूस करते रहो। अब ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे देखें अच्छा लॉस है, खैर है, हमने पहले तजर्बा कर लिया था कि लॉस आए तो अबंडन नहीं करना, यहाँ पे भी अबंडन ना करें। ऐसा नहीं हो, एक दफा दोबारा ट्राई करते हैं। क्या सी को अबंडन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
इसके लिए बच्चों वंस अगेन सोचो, अगर मैं सी का डाटा डिलीट कर देता हूं, ए और बी दोनों को मिलाऊं तो मेरा कितना रेवेन्यू आएगा? 450। दोनों की कॉस्ट को मिलाऊं तो कितना कॉस्ट आएगी? 210। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 240। क्या बच्चों मेरी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आएगा? फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो पूरी की पूरी आएगी। पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट लिखी मैंने, तो बच्चों मुझे बताओ मेरे कंट्रीब्यूशन, मेरे नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ? क्या प्रोडक्ट सी को छोड़ के मुझे प्रॉफिट हो रहा है? क्या ये बात समझ आ गई? ये बात अच्छी तरह से आपने याद रखनी है। अब आगे सुने, प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट सी बिकॉज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इज डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट। वो कहता है कि आपके प्रॉफिट में जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की वजह से। ये -20 यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट 55 है। अगर ये -20 उड़ा देते तो आपका प्रॉफिट 55 से कहां पे चला जाएगा? 75 पे चला जाएगा। बात समझ लगी है? तो प्रोडक्ट अबंडरी डिसीजन का रूल क्या बना? अगर किसी प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन ही माइनस में चला जाएगा उसको शट डाउन करेंगे, लेकिन जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, नीचे जाके लॉस आएगा, उसको अबंडन नहीं करेंगे। क्या ये बात याद रही? और ये बातें बच्चों हो रही हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में लिए जाते हैं। क्योंकि हम अकाउंटेंट हैं तो हमने सिर्फ जो बातें करनी है वो कौन सी करनी है? फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करनी। कुछ नॉन मॉनेटरी फैक्टर भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि प्रोडक्ट सी बनेगा तो ए और बी सेल होगा, तो उस सूरत हाल में हम सी में लॉस में जाने के बावजूद इसको स्टॉप नहीं कर सकते कि लोग ए और बी बाय ही तब करते हैं जब सी बनाया जाता है, तो फिर हमें सी नुकसान में रहने के बावजूद बनाना पड़ेगा। क्यों? अगर सी नहीं बनाएंगे तो ये 55 का प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि ए और बी सेल ही नहीं होना। तो बात सुनेगी नहीं? मतलब सम टाइम कुछ चीजें पैकेज के तौर पे सेल होती है। किसके तौर पे? पैकेज पूरा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, तो एक डिस्काउंट डील लगती है उसकी। अब मतलब यूफोन की कंपनी है, वो मोबाइल के साथ सिम देती है, पूरे साल का डाटा देती है और कहती है मोबाइल फ्री। अब मोबाइल फ्री तो नहीं होता, मोबाइल फ्री नहीं होता, लेकिन वो डाटा पैक से इतने पैसे कमा लेती है कि उसको मोबाइल फ्री पड़ता है। लोगों को लगता है कि मोबाइल क्या है? फ्री है, लेकिन डाटा पैकेज से यूफोन वाले अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि मोबाइल हमें मिल गया, बस अच्छी बात है। लेकिन वो मंथली जो पेमेंट कर रहे होंगे उसमें मोबाइल के खर्चे जा रहे हैं। उनको बताया इस तरह से गया है कि जनाब मोबाइल फ्री है, ऐसी है। तो बच्चों सम टाइम किसी कंपनी को लॉस में होने के बावजूद, अब कंपनी लॉस में है जब मोबाइल फ्री में बेच रही है जाहिरी तौर पे, लेकिन अगर वो मोबाइल ना बेचे, लोग कभी डाटा पैकेज नहीं लेंगे। तो डाटा पैकेज की कमाई ही तब होगी जब मोबाइल बेचा जाएगा फ्री कर। तो जाहिर तौर पे मोबाइल फ्री बेचने में नुकसान है, लेकिन डाटा पैकेज का सारा रेवेन्यू आ ही उसी वजह से रहा है। बात समझ नहीं कि नहीं? तो अब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूफोन की कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट यूफोन को के मालिक को क्या मशवरा देगा कि मोबाइल फ्री ना बेचो सर जी, आपका कंट्रीब्यूशन कम आ रहा है। सीईओ साहब कहेंगे भाईजान सानू पता है तो किथों पड़ गया है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। उसको पता है, सीईओ साहब को पता है कि भाई कॉस्ट अकाउंट सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कम है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ्री में दे रहे हैं, सेल है कोई नहीं, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया? लेकिन उसको पता है कि बाकी ए और बी प्रोडक्ट से जो मुझे पैसे आ रहे हैं ना, वो सी की वजह से ही आ रहे हैं, तो फिर सी को अबंडन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पे फोकस क्या है? फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मशवरा देना है कि सर जी सी में कंट्रीब्यूशन आ रहा माइनस में है। सादा अल्फाज में जो चीज 220 की बनती है उसको हम बेच रहे हैं 200 रुपए का,
ठीक हो गया। तो वो तो हमें पल्ले से 20 रुपए तो खुद लगाने पड़ रहे हैं, तो इसको ना बनाए। ठीक हो गया, यहां तक की बात समझ आ गई। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी होते हैं, वो जब आगे एडवांस स्टडी पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। अब कंक्लूजन क्या है बच्चों, वी शुड अबंडन द प्रोडक्ट ओनली इफ इट शोज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, अदरवाइज कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग इट। ये बात अच्छी तरह से पल्ले बांध लें कि हम किसी प्रोडक्ट को अबंडन सिर्फ और सिर्फ कब करेंगे, जब उसका कंट्रीब्यूशन माइनस में होगा। अगर उसका प्रॉफिट जो है वो माइनस में चला गया है, फिर नहीं अबंडन करेंगे। अबंडन कब करेंगे, जब उसका कंट्रीब्यूशन ही किस में चला गया है, माइनस हो गया है। क्या ये बात रहेगी? ये दोनों सिनेरियो अपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। सिनेरियो नंबर ए में बी को अबंडन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, हम प्रॉफिट को नहीं देखेंगे। और सिनेरियो नंबर बी में क्या प्रोडक्ट सी को अबंडन करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस में। क्या यहां तक डिसीजन मेकिंग समझ आ गई? अच्छा जी, अब बच्चों उसके बाद बच्चों एक अगली डिसीजन मेकिंग है, उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, स्केर्स रिसोर्स डिसीजन। ये दूसरी डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। बेसिकली होता ही है कि 2-3 चीजें मिक्स होकर सवाल में आ जाती हैं, तो फिर हम पहले वन बाय वन चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन किसी जमाने में आपने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई थी क्यूएम के अंदर, याद है आपको? आपको पता है मशीन 1 की लाइन हुआ करती थी, मशीन 2 की लाइन हुआ करती थी, फिर मशीन 3 की लाइन हुआ करती थी। तो मशीन 3 हमारे पास अच्छे खासे टाइम के लिए अवेलेबल थी, उसके ऊपर हम कभी नहीं सोचते थे। हमारा डिसीजन डिपेंड करता था जो इन तीनों मशीनों में से सबसे कम टाइम जिसके पास अवेलेबल है, वो मशीन 1 और मशीन 2 है। मशीन 3 के पास टाइम अवेलेबल होता था, तो हम कहते थे कि हमारा जो फीजिबल रीजन है वो लीनियर प्रोग्रामिंग में ये वाला एरिया है, इससे ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। याद आ रहा है? हम एरिया यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी मशीन्स की कैपेसिटी लिमिटेड है। हमारी मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड है। याद आ रहा कुछ कुछ? फिर यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आया करते थे, उन कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी प्रॉफिट फंक्शन में पुट किया करते थे। तो जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होता था उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया करते थे। हालांकि पॉइंट तो ये भी आ सकता है, पॉइंट ये भी आ सकता है, लेकिन ये पॉइंट हमारी पहुंच से बाहर है। क्या मतलब है कि वहां पे प्रोडक्शन ही नहीं हो सकती, तो जो चीज प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती उसको सेल कैसे कर सकते हैं? जिसको सेल नहीं कर सकते वहां से प्रॉफिट कैसे कमा सकते? सारी बातें आपने क्यू में पढ़ी, याद आ रहा है? आज उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। देखो फर्ज करो जी एक प्रोडक्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस है कितने रुपए? 23 रुपए। प्रोडक्ट बी की 1550, प्रोडक्ट सी की 2000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1825 बन रही है प्रोडक्ट ए की, 1176 बन रही है प्रोडक्ट बी की, और 1537 बन रही है प्रोडक्ट सी की। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बच्चों, क्या प्रोडक्ट ए से मैं 475 रुपए कमा रहा हूँ, बी से 374 रुपए और सी से 463 रुपए? सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट कंपनी के फेवर में है वो कौन सा है? कंपनी किस पे फोकस करेगी? सबसे पहले प्रोडक्ट ए पे फोकस करेगी। यार प्रोडक्ट ए की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट ए की सप्लाई में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, जितनी प्रोडक्शन हो सकती है करो। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और ए कंपनी की आंख का तारा है। क्यों बोला कि ए से प्रॉफिट क्या हो रहा है? मैक्सिमाइज होता नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहा है, अभी पता नहीं होता है कि नहीं होता। जाहिरी तौर पे क्या नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट ए से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने ऐसे सोचा करते थे। बहरहाल सबसे बुरा प्रोडक्ट कंपनी को कौन सा नजर आ रहा है? बी, क्योंकि सबसे कम कंट्रीब्यूशन वहां से ऐसी, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा, अभी परवाह करते हैं ठहर। और प्रोडक्ट सी दूसरे नंबर पे आ रहा है, 463 वहां से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अच्छा अब अगला पॉइंट ये है बच्चों, एस्टिमेटेड डिमांड कितनी है? 10,000, 20,000 और ये 90,000। बच्चों अगर डिमांड 10,000 है तो क्या हम 11,000 यूनिट बनाएंगे? क्या डिमांड ने हमारी प्रोडक्शन पे लिमिट लगा दी है? क्या हम इनफिनिट? देखिए हमारा दिल तो बड़ा करता है
कि सारे के सारा अपने रिसोर्सेस किस पे लगा दें, ए पे लगा दें। दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन हमें कौन रोक रहा है? डिमांड रोक रही है। कभी डिमांड कहती है 10,000 से ऊपर नहीं जाना। अगर बना लोगे तो पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे तो जाया हो जाएंगे। तो फिर हम दूसरे नंबर पे किसको बनाएंगे? बी को कि सी को? सबसे पहले हम ए को बनाएंगे, दूसरे नंबर पे किसको बनाएंगे? सी को। और जब सी के भी 9,000 यूनिट बन जाएंगे फिर किसको बनाएंगे? फिर एंड पे बच बचा के वो जो यतीम मस्कीन किस्म का प्रोडक्ट रह गया उसको बनाएंगे। क्या तरीका समझ आ रहा है? क्या हमारी प्रेफरेंस क्लियर है? पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका और तीसरा नंबर इसका। हम प्रोडक्शन प्रायोरिटी सेट कर लेंगे कि सबसे पहले मटेरियल किस पे लगना चाहिए? ए पे, फिर सी पे, फिर बी पे। अच्छा, if there is no constraint on resource then produce all products। कहता डिमांड के अलावा अगर और कोई मसला नहीं है, और कोई मसले से मुराद लेबर अन्य व अवेलेबल है, मटेरियल अन्य व अवेलेबल है, आपके पास मशीनें अन्य व अवेलेबल है, तो कोई मसला नहीं है, तो क्या करो? तीनों प्रोडक्शन करो। क्या तीनों की प्रोडक्शन हो सकती है? हो सकती है, लेकिन अब मसला आगे आ रहा है। However, suppose there are only 1,00,000 machine hours available। हमारे पास मशीनों पे मैक्सिमम काम कितना हो सकता है? 1,00,000 घंटे हो सकता है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्या 1,00,000 घंटों में ये डिमांड वाला मसला हल हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या ये बात समझ आई? डिमांड देखो बच्चों 10,000 यूनिट बनाने हैं ए के, ठीक हो गया? 20,000 बी के और 9,000 सी के। हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है? 1,00,000। 1,00,000 से ऊपर नहीं जा सकते। एंड मशीन आवर पर यूनिट आर रिक्वायर्ड एज फॉलो। मशीन ए, प्रोडक्ट ए कितने घंटे लेता है? 4 घंटे पर यूनिट। मशीन आवर पर यूनिट नजर आ रहा है ये कैसे लिखा हुआ है? ये 4 आवर्स पर यूनिट है, 4 आवर्स पर यूनिट। अच्छा जी बच्चों, 4 आवर्स पर यूनिट है। अब जरा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ध्यान से, प्रोडक्ट ए आवर्स, इसके ऊपर कितने लगेंगे बच्चों? कितने यूनिट बना सकते हैं मैक्सिमम? 10,000। और कितने घंटे अवेलेबल है? 10,000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। 40,000 घंटे तो किस पे लगेंगे? ए पे लग जाएंगे। और बच्चों प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट बना सकते हैं? नहीं, बी के नहीं, पहले सी के बनाएंगे। क्यों बोला? पहले नंबर पे ए बनाएंगे, दूसरे नंबर पे सी, और तीसरे नंबर पे किसकी बारी आएगी? बी की बारी। तरीका समझ आ रहा है? हमने सबसे पहले प्रायोरिटी कैसे सेट की है? कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है। तो बच्चों सी के कितने डिमांड है? 9,000। और सी पे कितने घंटे लगते हैं? 3। तो 9,000 ज़रब 3, 27,000 हमारे यहाँ पे लग जाएंगे। और टोटल अवेलेबल कितने हैं? 1,00,000 हमारे पास अवेलेबल घंटे हैं। तो बच्चों बैलेंस कितना बच गया? हाँ जी, 33,000 घंटे बच गए। अब डेफिनेटली ये यतीम मस्कीन किस्म का प्रोडक्ट है, इसको सब एंड में देखेंगे। और जब इसको बनाने जा रहे हैं तो हमें पता क्या लगा? हमें पता लगा कितने घंटे अवेलेबल है? 33,000 घंटे अवेलेबल है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो बच्चों बी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 2.5। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस चीज को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं 33,000 आने में? हाँ जी बच्चों, x इंटू 2.5 इज इक्वल टू 33,000। तो x इज इक्वल टू 33,000 डिवाइडेड बाय 2.5, 13,200 यूनिट्स। क्या ये बात सबको समझ आई बच्चों? 13,200 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारे 1,00,000 घंटे पूरे हो जाएंगे। ये स्टोरी क्लियर है?
अब बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने निकालना है कंट्रीब्यूशन कितना हमें मिल सकता है, अब दुनिया का बेहतरीन अक्लमंद इंसान ने हमें बताया, क्या बताया कि प्रोडक्ट ए बनाओ 10,000 और प्रोडक्ट सी बनाओ 9,000 और प्रोडक्ट बी कितना बनाओ 13,200। हालांकि वो कितना बना सकता है 20,000, लेकिन हम 20,000 पे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे पास मशीन आवर अवेलेबल नहीं। क्या ये बात समझ? अगर बच्चों 13,000, अगर हमने 20,000 यूनिट बनाने होते तो हमें कितने घंटे चाहिए? क्या कोई बता सकता है? रिक्वायरमेंट ऑफ आवर्स, क्या मैं कह सकता हूं कि कितने घंटे हमें चाहिए अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए? 10,000 ज़रब 4, 9,000 ज़रब 3 और 20,000 ज़रब 2.5, 1,17,000 घंटे। और अवेलेबल आवर्स कितने हैं? 1,00,000। तो बच्चों यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो आवर्स है वो बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर है, डिमांड लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। डिमांड भी खैर लिमिटिंग है और आवर भी लिमिटिंग है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक लिमिट कौन सी है? आवर्स की। वो डिमांड से भी पहले खत्म हो रहा है, वो डिमांड से भी पहले खत्म हो रहा है। क्या ये बात समझ लगी? मतलब एक ये भी एक लिमिट है, लेकिन उससे पहले भी एक लिमिट है। तो जो मतलब डिमांड भी क्या है? एक लिमिट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अब डिमांड की वजह से नहीं रिस्ट्रिक्ट हो रही, डिसीजन मेकिंग हमारी आवर की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो रही है। हमारा प्रॉफिट किसकी वजह से कम रहेगा? डिमांड की वजह से कम नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट आवर की वजह से कम होगा। तो फिर हमने सोच समझ के आवर पे फोकस करना है कि डिमांड पे? हमने आवर पे फोकस करना। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों, अब अगला पॉइंट, मैं ए के कितने यूनिट बनाऊंगा? 10,000। और मुझे ए बना के कितने रुपए मिलेंगे? 475। तो मुझे ए से कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 4,750,000। क्लियर? मैंने बी सी के 9,000 यूनिट ही बनाने हैं और सी से मुझे कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 463, 4,167,000। बच्चों मैं सी से कितना कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूँ? बी से कितना कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूँ? 374। लेकिन इसके मैक्सिमम मैं यूनिट कितने बना सकता हूँ? 13,200 बना सकता हूँ। 4,936,800 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल। हाँ जी, टोटल निकालना है, शाबाश। 13,853,800। इस फैक्ट्री का सीईओ सोच रहा है, इस कंपनी का सीईओ सोच रहा है कि मैं अपने तमाम 1,00,000 घंटों को यूज करके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो कमा सकता हूं वो 13 मिलियन है, 13.85 मिलियन। ये सीईओ साहब ने सोचा। और सीईओ साहब के पास जो कॉस्ट अकाउंटेंट था वो कोई बी कॉमर। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा और उसको सीईओ साहब को मशवरा देगा कि सर जी जरा एक मिनट ठहरे, आप प्रोडक्ट ए से कितने रुपए कमा रहे हैं? 475। लेकिन जरा अब थोड़ी सी आंखें खोलें तो प्रोडक्ट ए के ऊपर कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। और आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या है? आर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आर्स है। तो आपका एक एक घंटा कीमती है। बात समझाइए नहीं? एक अकलमंद कॉस्ट अकाउंटेंट उसको मशवरा देगा। सीईओ साहब अपनी जिंदगी को इस लेवल तक रोक के सुकून से सबर शुक्र की जिंदगी गुजार रहे हैं।
कि भाई 13.8 मिलियन में कमा सकता हूँ हर साल मैक्सिमम, हर साल के हर महीने। डिमांड नहीं बताया उसने, चलो बरल ठीक हो गई। सीईओ साहब सोच के बैठे हुए कि 13.85 मिलियन में कमा लूंगा सुकून से साल में, काफी है, इससे आराम से जिंदगी गुजर बसर हो रही। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटेंट साहब ने कहा कि ना सर जी, इससे भी ऊपर आप जा सकते हैं। अब वो कैसे जाएंगे आप? वो कहेंगे देखो अकल थोड़ी सी इस्तेमाल करें सीईओ साहब, क्या आप प्रोडक्ट ए से 475 रुपए कमा रहे हैं? हाँ, लेकिन प्रोडक्ट ए के ऊपर घंटे देखे कितने लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। और प्रोडक्ट बी पे आप सबसे कम कमा रहे हैं, वो कितने का बन रहा है? 2.5 घंटे में बन रहा है। और प्रोडक्ट सी दूसरे नंबर पे आ रहा है 463, वो कितने घंटे में बन रहा है? 3 घंटे में। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं होनी चाहिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज घंटे होनी चाहिए। आपकी मशीन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मशीन की सेवा किया करें, मशीन को हमेशा मोहब्बत की निगाह से देखें। मशीन खराब हो गई तो आपका फ्यूचर खराब हो गया। बात समझ रही कि नहीं? अब जरा गौर से देखिएगा। अब तरीका क्या है बच्चों? अब आपने लिखना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब तरीका बच्चों कुछ इस तरह से होगा, प्रोडक्ट ए बी सी, मुझे बताएं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट ए का कितना है? 475, 374, 374, 463, ये पर यूनिट ऐसी है। 475, 374, 463, ठीक हो गया। अब आवर्स, लिमिटिंग फैक्टर, आवर्स पर यूनिट। आवर्स बेसिकली क्या है बच्चों? ये लिमिटिंग फैक्टर है, ये याद रखना। यहाँ पे वो चीज आएगी जो लिमिटिंग फैक्टर होगी। अगर यहाँ पे डिमांड होती तो डिमांड आनी थी यहाँ। अगर आवर से ज्यादा मसला डिमांड की वजह से होता तो यहाँ पे डिमांड लिखी जाती। बरल बच्चों, प्रोडक्ट ए के ऊपर कितने यूनिट लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं? 4, और फिर 2.5, फिर 3 घंटे। ये इस तरह की वर्किंग आपने करनी। अब बच्चों आप मुझे बता सकते हो, आप कंट्रीब्यूशन, अगर मैं आपसे कहूं कंट्रीब्यूशन निकालें लेकिन पर यूनिट नहीं, पर आवर, पर लिमिटिंग फैक्टर। बच्चों मैं ए का 1 यूनिट बनाता हूं तो 475 रुपए कमाता हूं, लेकिन उसमें 4 घंटे लगते हैं। मैं सादा अल्फाज में कह सकता हूं कि मेरी मशीन का 1 घंटा कितने रुपए कमा के देगा? 118, नहीं बात हो रही। मैं 1 यूनिट को बना के बेचता हूं तो 475 रुपए कमाता हूं, लेकिन 1 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 घंटा अगर मेरी मशीन चले तो मुझे 118.75 रुपए का फायदा होगा? ये समझे। अब बच्चों मैं बी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचता हूं तो कितने पैसे मिलते हैं? 374। और मैं बी प्रोडक्ट को जब बनाता हूं तो 2.5 घंटे लगते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि मेरी मशीन 1 घंटा अगर चले तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 374 को 2.5 पे डिवाइड करना, 149.6, चेक कर लो बच्चों। मैं सी यूनिट मार्केट में बेचता हूं तो मेरी जेब में कितने पैसे आते हैं? 463, लेकिन उसको बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। तो 1 घंटा मशीन चलेगी तो कितने पैसे? 154.33। तो बच्चों देख रहे हो, असल में पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मुझे सही डिसीजन नहीं दे रहा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज यूनिट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज मशीन है। तो मेरी मशीन का 1 घंटा इतना महंगा है, वो डिसाइड करेगा कि मैं किस यूनिट को पहले बनाऊंगा और किस यूनिट को बाद में बनाऊंगा। तो बच्चों प्रोडक्ट सी को देख रहे हो,
1 घंटा 154 रुपए कमा के देगा मुझे। और प्रोडक्ट बी, जिसको मैंने यतीम मस्कीन सोच के सब साइड पे रखा हुआ था, वो मुझे 1 घंटे का 149 रुपए कमा के देगा। और ए, जो मेरी आंखों का तारा था, वो मुझे पता लगा असल में वही खोटा सिक्का था। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? अब बच्चों जरा ध्यान से, तो प्रायोरिटी आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस या ऑर्डर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले बनाएंगे सी, दूसरे नंबर पे बी, और फिर ए। क्या ये बात समझ लगी? अब बच्चों ध्यान से, अब वंस अगेन देखो, सबसे पहले बनाएंगे सी, फिर बी और फिर ए। सी के लिए आवर्स कितने लगेंगे बच्चों? वंस अगेन स्टोरी वही चलेगी। सी के लिए 3 घंटे लगेंगे, लेकिन डिमांड कितनी है? 9000। तो कितने घंटे पूरे हो जाएंगे? 27000 घंटे लग जाएंगे। क्लियर है सबको? नहीं समझ आई? बी की डिमांड मैक्सिमम कितनी है बच्चों? 20000। और बी के लिए यूनिट्स कितने लगेंगे? कितने घंटे अवेलेबल? 50000। टोटल आवर्स अवेलेबल हैं 1 लाख। टोटल आवर अवेलेबल है 1 लाख। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 23000 घंटे मेरी बैलेंसिंग फिगर है, और ए को लगते हैं 4 घंटे। तो कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे? 5750 यूनिट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। क्या ये तरीका समझ आया सबको? नहीं समझ आया? ये 5750 कैसे आया? क्या बच्चों 23000 आवर को 4 से डिवाइड करेंगे, 5750 यूनिट्स आ जाएंगे। तो मेरा ऑर्डर ये होगा कि सी के बनाएंगे 9000 यूनिट, फिर बी के बनाएंगे 20000 यूनिट, फिर जो टाइम बच जाएगा उसमें ए के यूनिट बनाएंगे 5750। अब देखते ये है कि कंट्रीब्यूशन अब क्या आएगा। बच्चों 9000 यूनिट बनने हैं सी के, और सी का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों? 463। तो मैं 463 सी से कमाऊंगा। 4167000। और बी से मैं 20000 यूनिट बनाऊंगा, और मैं बेचूंगा कितने का? 374 का। 7480000। ए के मैं बनाऊंगा 5750 यूनिट, इनटू मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से? 475 से। 2731250। और बच्चों जरा टोटल करके देखो, सीईओ साहब की आत्मा खुश होगी कि नहीं होगी? 14378,250। तो बच्चों पहले कितना आ रहा था? 13.85 मिलियन, और अब कितना आ रहा है? 14.37 मिलियन। तो अब वो हंसी खुशी कॉस्ट अकाउंटेंट का इंक्रीमेंट लगा देगा 2 लाख पर मंथ। बात हो रही कि नहीं? तो अगर कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट लगाना है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको डिसीजन मेकिंग, टाइमली डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो बच्चों आप देख रहे हो कि आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ अकल इस्तेमाल की, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ना तो डिमांड में इजाफा करवाता है, ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है, ना कुछ और करता है। तो जस्ट अकल से थोड़ी सी चीजें सोचता है और बैठे बिठाए कंपनी में प्रॉफिट को इंक्रीज करके दिखाता है। तो किसी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट की क्या वैल्यू होती है, बात समझ आनी? कि उसने ना तो मार्केट में लोगों को कहा है कि अल्लाह का वास्ता है चीजें परचेज कर लो, मेरी नौकरी खतरे में है,
ठीक हो गया ना, कुछ और करने की जरूरत है। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, नंबर्स को सोचा, किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उस चीज की इंपॉर्टेंस को रख के सामने प्रायोरिटी डिसाइड की और चीजें सामने कैलकुलेट करके उसने बताया कि प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है अगर आप इस ऑर्डर में चीजें बनाएं। तो बच्चों ये डिसीजन मेकिंग समझ आ रही, नहीं समझ आई? अच्छा जी बच्चों, अब हमने जो किया है उसकी थोड़ी सी अंग्रेजी लिखी हुई है, इसको आपने हजम करना है। लिमिटिंग फैक्टर, इट इज ए रिसोर्स, ये मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, मशीन टाइम भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर वो चीज जिसकी लिमिटेशन है वो लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है। विच इज इन शॉर्ट सप्लाई, which is in short supply, so that total opportunities that exist for making profitable use of resource exceeds resources available। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, ये बात सबसे ऊपर चलते हैं बच्चों। वंस अगेन, हमें कितने आवर की रिक्वायरमेंट थी? 1,17,000 घंटे हमें चाहिए थे डिमांड को पूरा करने के लिए, याद है? और हमारे पास अवेलेबल कितने थे? क्या हमारे रिक्वायरमेंट हमारी अवेलेबिलिटी से एक्सीड कर रही थी? जब हमारी रिक्वायरमेंट, किसी चीज की रिक्वायरमेंट उसकी अवेलेबिलिटी से एक्सीड कर जाए तो वो चीज क्या बन जाएगी? लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगी। क्या ये बात समझ रही है कि नहीं? फर्ज करो बच्चों, मशीन ए की बात हो रही है, मशीन ए की रिक्वायरमेंट है 1,17,000 और अवेलेबल कितने हैं? 1 लाख। मशीन बी की रिक्वायरमेंट है वंस अगेन 1,17,000, लेकिन मशीन बी अवेलेबल है 1,10,000। मशीन सी की रिक्वायरमेंट है 1,17,000, लेकिन मशीन सी अवेलेबल है 1,05,000। तो बच्चों मुझे बताओ कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है? हाँ जी, कौन सी मशीन लिमिटिंग फैक्टर है? नंबर 1 तीनों, नंबर 2 2, नंबर 3 1, नंबर 4 सारी। बच्चों तीनों मशीनें मिलकर प्रोडक्शन करती हैं, तीनों मशीनें मिलकर प्रोडक्शन करती हैं। मतलब एक मशीन है कटिंग की, एक असेंबली की मशीन है और एक पैकिंग की मशीन है। तीनों मशीनें होंगी तो प्रोडक्शन होगी, अदरवाइज कोई कुछ नहीं होगा। तो बच्चों मशीन सी के घंटे चाहिए 117, अवेलेबल 105 है। मशीन बी के 117, अवेलेबल 110 है। मशीन ए के 117, अवेलेबल 100 है। तो बच्चों बताओ कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है? तीनों मशीनें? तीनों मशीनें नहीं, सिर्फ ए। भला क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम यूनिट जो बना सकते हैं, मैक्सिमम वो 1 लाख आप यूज कर सकते हैं। क्या ये बात सुनी? 1 लाख से ऊपर अब जा ही नहीं सकते। हालांकि बी और सी डेली पड़ी रहेगी, लेकिन ए की वजह से बी और सी यूटिलाइज नहीं हो सकते। तो मेन जो मशीन है वो मशीन ए है, ना बी है ना सी। तो बच्चों ऐसा हो सकता है सवाल में 3-4 लिमिटिंग फैक्टर, तो उनमें से वो यूज करेंगे जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? ठीक है, 3-4 लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, जैसे सवाल में बताया कि ये मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, मशीन का टाइम भी हो सकता है और पैसे भी हो सकते हैं। पैसे नहीं है, जब पैसे नहीं है, मशीन अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, मटेरियल बाय नहीं कर सकते। तो जब मटेरियल बाय नहीं कर सकते तो प्रोडक्शन कहां से होगी? ठीक है जी, मशीन अवेलेबल है, अब आगे सुने। मशीन अवेलेबल है, मटेरियल भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है, पैसे भी अवेलेबल है, अन्य वह पैसे अवेलेबल, बिजली को नहीं। अब तो लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे कौन सा है? जनरेटर ले लिया, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह जनरेटर ले लिया, पेट्रोल कोई नहीं, पावर हाउस लगा लेंगे, उसके लिए क्या, वो कैसे चलेगा? पावर वो चलाएंगे कैसे? सोलर से। सोलर से तो बत्ती नहीं बलती, आपने इतना बड़ा प्लांट कैसे चलाना सोलर से? क्या ये बात समझे? हाँ चलो जी, सोलर ले लिया, धुंध, सर्दियां आजकल स्मोक ही नहीं खत्म हो रही लाहौर से, ठीक हो गया जी। और रात के वक्त फिर क्या करेंगे? ठीक हो गया जी। तो बात समझ आ रही है? लिमिटिंग फैक्टर वो चीज है
जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन लिमिट हो रही है। ठीक हो गया? अब आगे सुने। If there is a constraint on any resource, then the business should focus on products that has the highest amount of contribution per limiting factor. बच्चों यहाँ पे contribution per unit नहीं बात हो रही, जो आपकी मशीन लिमिटेड है, सबसे ज्यादा लिमिटेड मशीन कौन सी है? इस एग्जांपल में ए है, उसकी वजह से प्रोडक्शन स्टॉप हो रही है। बी या सी की वजह से प्रोडक्शन स्टॉप नहीं हो रही। बी में अभी भी 10,000 घंटे अवेलेबल है, सी में अभी भी 5,000 घंटे अवेलेबल है, वो वेली अब मशीनें पड़ी हुई है। ए की वजह से हमें प्रोडक्शन स्टॉप करनी पड़ी, तो ए हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, बी और सी नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? तो आपने जो कंट्रीब्यूशन निकालना है बच्चों, पर आवर ऑफ मशीन ए निकालना है, बी और सी को हमने नहीं देखना, क्योंकि वो लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, और बच्चों अगर ये ए मशीन अगली दफा उसमें रद्दो बदल करके 1,08,000 घंटे बना लिया जाए कि मशीन ए को 1,08,000 घंटे यूज किया जा सकता है, तो अगली दफा हमारा फोकस फिर क्या हो जाएगा? मशीन सी हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन स्टॉप हुई है। तो अगले साल हम मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकते हैं? 1,05,000 घंटे काम कर सकते हैं। नहीं बात समझ? तो क्लियर है? ठीक हो गया? अच्छा जी, इफ देयर इज ए कंस्ट्रेंट, बच्चों ये लाइन दोबारा पढ़ लें। इफ देयर इज ए कंस्ट्रेंट ऑन एनी रिसोर्स, देन बिजनेस शुड फोकस ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैज ए हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर हो गया जी? अब प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर इफ एनी। लिमिटिंग फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? तरीका मैंने आपको बता दिया। कैसे? सबसे पहले आपने लिखनी है रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप देखेंगे अवेलेबल रिसोर्स कितने कितने हैं। प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट लाइन में लिख लेंगे इस तरह से, और रिसोर्सेज की लाइन बना लेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो अवेलेबिलिटी, जिसकी अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट से कम होगी वो लिमिटिंग फैक्टर होगा, और तमाम कम है तो उनमें से सबसे कम जो होगा वो लिमिटिंग फैक्टर। नहीं बात समझ? अगर तो बच्चों सिर्फ एक ही मशीन है, अगर एक ही मशीन है तो लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है? मशीन ए की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1,17,000 घंटे, और अवेलेबिलिटी कितनी है? 1,08,000। अगर तो बच्चों 1,20,000 घंटे अवेलेबल है, तो क्या कोई लिमिटिंग फैक्टर है? सवाल में कोई लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतने अवेलेबल, बल्कि उससे ज्यादा अवेलेबल। फिर तो मसला ही कोई, आंखें बंद करके सब कुछ प्रोड्यूस करो। ठीक हो गया? लेकिन अगर मशीन ए 1,08,000 घंटे अवेलेबल है, तो फिर ये रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल चीज जब होती है तो कह सकते हैं कि वो लिमिटेड है। रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो क्या कह सकते हैं वो लिमिटेड है। अच्छा, आगे चलते हैं। लेकिन अगर 3 मशीनें हैं और तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, तो फिर जो सबसे कम अवेलेबल होगी वो लिमिटिंग फैक्टर होगी। क्या ये बात समझ आ गई? सबसे पहली लाइन सबको समझ आ गई बच्चों? आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई कैसे करना है? रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी को जब लिखेंगे तो पता चल जाएगा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। नॉर्मली ये सवाल में आपको दिया जाएगा, अगर तो दिया जाएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अगर दे दो तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो निकाल लेंगे। तीसरा पॉइंट, कैलकुलेट द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर से मुराद है कि यहाँ पे इस सवाल में जो अभी हमने किया नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट, क्या वो भी सवाल में हमें गिवन थे? इसकी बात कर रहे हैं, क्या ये सवाल में गिवन थे? अगर गिवन ना होंगे तो निकाले जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। पहला काम क्या करना है जरा मुझे बताओ, जरा पहला काम क्या करना है? आपने सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड करना है, कौन सी वाली मशीन, मशीन ए है, बी है या सी है। दूसरा काम आपने क्या करना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। तीसरा काम आपने क्या करना है? लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट निकालना है।
कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए। अगर तो सवाल में दिया अच्छी बात है, अगर ना दिया हो तो निकाला जा सकता है। चौथा काम क्या करना है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। चौथा काम कैसे करेंगे बच्चों, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देंगे लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से। बच्चों ये भी पर यूनिट है और ये भी पर यूनिट है, तो पर यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। बात समझ गई? न्यूमरेटर में भी पर यूनिट है, डिनोमिनेटर में पर यूनिट, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर जो अब बनेगा, जो क्या कहते हैं, आपका जो आंसर आएगा उसके साथ जो यूनिट लिखा जाएगा उसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। आगे सुने, रैंक द प्रोडक्ट्स, रैंकिंग करनी है आपने बच्चों। फर्स्ट बीइंग द प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर एंड जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर आवर होगा उसको पहले बनाएंगे, जिसका दूसरे नंबर पे आएगा उसको दूसरे नंबर बनाएंगे, जिसका एंड पे आएगा उसको एंड पे बनाएंगे। और एफ, प्रिपेयर एन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान से मुराद क्या है बच्चों, जैसे ये प्लान बनाया था कि कैसे कैसे यूनिट्स बनाएंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे मैक्सिमम होगा, दैट इज प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान क्या है कि जनाब सी के कितने यूनिट बनाएंगे 9000, बी के कितने बनाएंगे 20000 और ए के कितने बनाएंगे 5750। ये प्रोडक्शन प्लान, यही पॉइंट समझ आ गया। ये प्रोडक्शन प्लान बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दें कि खबरदार किसी ने ए की प्रोडक्शन 5750 से ऊपर की। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले कहेंगे यार पता नहीं कॉस्ट से पागल हो गए, 20000 डिमांड है प्रोडक्ट ए की और ये कह रहा है 5000 से ऊपर नहीं जाना, नहीं इसकी 10,000 डिमांड है मेरा, तो कहता है यार ये ऊपर नहीं जाना और इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा है और ये कह रहा है 5750 से ऊपर नहीं बनाना, ऐसे वो कह रहा होगा ये जरूर कंपनी का पठावा है, हालांकि हकीकत में प्रॉफिट उसी ने बढ़ा कर दिया ऐसे। तो ये प्रोडक्शन प्लान बना के दिया जाएगा। अब सवाल करते हैं बच्चों, एक ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान मींस ए प्लान ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू रैंकिंग है। अब ये सवाल करते हैं आई कैप का ताकि हमें समझ आए जो हमने पढ़ा है वो कैसे अप्लाई करना है। Bauxite Limited is engaged in the manufacture and sale of 3 products: Pentagon, Hexagon and Octagon. Pentagon क्या होता है? एक ऐसी शेप जिसकी 5 साइड होती है, और हेक्सागन, ऑक्टागन 7 के 8। अच्छा जी। Following information is available from BL's record for the month of February 2012. बच्चों क्या सवाल में पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन की सेल प्राइस दी गई है और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी दी गई है और लेबर टाइम पर यूनिट दिया गया है, कॉस्ट नहीं दी गई। क्या ये बात समझ आ रही? और मशीन टाइम दिया गया है, मशीन की कॉस्ट नहीं दी गई और नेट वेट दिया गया है और एस्टिमेटेड डिमांड दी गई है 10,000, 20,000, 9,000। अब बच्चों हमें क्या हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें सवाल में गिवन है, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सवाल में गिवन नहीं है। स्टेप याद रखने जो मैंने ऊपर पढ़ाए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। अब इस सवाल में बच्चों हो सकता है लेबर आवर लिमिटिंग फैक्टर हो और ये भी हो सकता है मटेरियल कॉस्ट लिमिटिंग फैक्टर हो, ये भी हो सकता है मशीन टाइम लिमिटिंग फैक्टर हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है मशीन अवेलेबल है लेबर अवेलेबल नहीं है, और हो सकता है लेबर अवेलेबल है मशीन अवेलेबल नहीं, और हो सकता है दोनों अवेलेबल है बिजली अवेलेबल नहीं है। तो बात समझ आ रही है यार? अच्छा जी, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है बच्चों, ये आपने फॉर्मेट याद रखना है। सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर, उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पिछले सवाल में तो हमें बड़ा आसान था, दिया हुआ था, लेकिन जब आई कैप में सवाल आएगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया नहीं जाएगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर? नंबर 3, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, कितने आवर या जो भी है, मशीन आवर या लेबर आवर जो भी होंगे वो पर यूनिट निकालने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, फिर उसके बाद रैंकिंग, फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्लान। क्लियर है जी? अच्छा, नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, क्या मैं कह सकता हूं कि 6 किलो का होगा पेंटागन कि नहीं?
बच्चों ये फिनिश प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट होगा कि नहीं होगा? और यील्ड, यील्ड बच्चों कहते हैं प्रोडक्टिविटी को, पढ़ा हुआ है आपने पहले, याद है? प्रोडक्टिविटी। और बच्चों ये परसेंटेज में है, ये 90 का क्या मतलब है? 90%। अब सोच समय के जवाब देना। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर इनपुट मेरा 100% है, इनपुट अगर मेरा 100% है तो आउटपुट मेरा 90% है, तो फिर बाकी 10% किधर गया? वो 10% लॉस हो गया। नहीं बात सुनो। और लॉस इनपुट में जमा होता है कि माइनस होता है? मतलब मटेरियल ऐड करेंगे प्रोडक्शन में तो जो निकलेगा वो जो ऐड किया उससे ज्यादा हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जितना ऐड किया उतना निकला है। 6 किलो ऐड किया था, 6 किलो निकला है। लेकिन अगर 6 किलो ऐड किया था और लॉस भी हुआ है तो आउटपुट हमेशा कम होगा कि ज्यादा होगा? आउटपुट हमेशा कम होगा। आउटपुट हमेशा हमेशा कम किस तरह से निकलेगा? जब लॉस इनपुट में से माइनस होगा कि जमा होगा? लॉस माइनस होगा। ये बात सुनो, लॉस हमेशा इनपुट में से माइनस होगा। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। अगर 6 किलो आउटपुट है तो क्या इनपुट भी 6 किलो होगा? क्या ये बात समझ रही है? नहीं समझ रही? अच्छा जी, हेक्सागोन की प्रोडक्टिविटी कितनी है बच्चों? 95%। तो मैं कह सकता हूं कि 5% नुकसान है। और हेक्सागोन का आउटपुट का वेट है 4 किलो, तो इनपुट कितना होगा? वो कैसे निकला बच्चों? क्या बच्चों 4 को 95 पे डिवाइड करेंगे? जब डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा, तो 1% आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा और 100% हमारा इनपुट होगा। क्या ये बात समझ रही? और इसी तरीके से बच्चों 5 को 92 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ? कौन सा क्वेश्चन है जी ये? बॉक्साइड। बॉक्साइड बच्चों सवाल है, ध्यान से। बच्चों कितने प्रोडक्ट्स हैं? पेंटागन, हेक्सागन, और तीसरा कौन सा है जी? ऑक्टागन। अच्छा, सेल प्राइस सबको दी हुई है, कितनी कितनी है जी? 2300, 1550, 2000। 2300, 1550, 2000। बच्चों हमारा इस वक्त मकसद क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना। मकसद क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेल प्राइस में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा? मटेरियल आएगा। क्या ये बात सही? अब बच्चों ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 6 आउटपुट है? 6 किलो क्या है? आउटपुट है। अगर मैं 6 को बच्चों किस पे डिवाइड करूं? 90 पे 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा इनपुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 6.67। और बच्चों पर केजी मुझे मार्केट से मटेरियल कितने का मिलता है? 250 का। तो मैं 250 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा 1667.5।
5। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन कि सर 90 से डिवाइड क्यों किया, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, या 250 कहां से आया, तो पूछ। सबको क्लियर है? क्योंकि अगली दो कैलकुलेशन आपने करनी है, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। हाँ जी बच्चों, हेक्सागोन 4 किलो आउटपुट है, 95% प्रोडक्टिविटी है, और पर केजी 250 रुपए का है। तो क्या करेंगे बच्चों, 4/95 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 250, 1052.63। क्लियर हो गया? क्या तीसरा भी कोई कर सकता है? क्या करेंगे बच्चों, 5/92 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 250, 1358.7। ठीक है, ओके ओके। मटेरियल कॉस्ट सबको समझ आ गई बच्चों? आगे क्या आनी है, लेबर कॉस्ट। अच्छा, लेबर टाइम दिया हुआ है, और वो भी किस में दिया हुआ है, मिनट्स में। आई क्या बड़ा तेज है, आपके मिनट्स घंटे भी चेक करेगा। हाँ जी, 20 मिनट में पेंटागन तैयार हो जाता है, और 1 घंटे में कितने यूनिट तैयार हो जाएंगे? 3। क्या ये बात समझ? 20 मिनट में एक, 20 में एक, 20 में एक, 1 घंटे में 3 यूनिट तैयार हो जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें, आपकी मर्जी है तो मिनट में रखें, तो बाकी जो चीज आएगी उसको मिनट में कन्वर्ट करें। अच्छा जी, ठीक है जी। अभी देखते हैं, ईच वर्कर इज पेड मंथली वेजेस ऑफ 15,000 and works a total of 200 hours per month. BL's total overheads are estimated at 20% of material cost. बच्चों ये टोटल ओवरहेड की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? टोटल ओवरहेड की बात कर रहा है। टोटल का मतलब क्या होगा फिर? फिक्स और वेरिएबल दोनों इसमें शामिल है, और हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए वेरिएबल ओवरहेड चाहिए, फिक्स नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई? तो बच्चों आगे देखो, पहले तो लेबर की बात कर लेते हैं। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 घंटे का रेट क्या होगा? एक घंटे का रेट होगा 75 पर आवर। क्या ये बात समझ में आई? और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट का रेट क्या होगा? 1.25 पर मिनट। सोच लो, आप अगर 75 पर आवर रेट यूज करना चाहते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू किस में होनी चाहिए? आवर्स में। और अगर आप 1.25 पर मिनट यूज करना चाहते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू मिनट में होनी चाहिए। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, आंसर सेम आएगा। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बच्चों? हाँ जी, 1.25 को क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आएगा कि नहीं? अच्छा जी, हेक्सागोन, हेक्सागोन शाबाश, 37.5, और ऑक्टागोन 56.25। क्या ये क्लियर है? अब वेरिएबल ओवरहेड्स। बच्चों टोटल ओवरहेड उसने बता दिए हैं कि 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड्स। सोच समय के जवाब देना।
अगर बच्चों मैं 1667.5 को 20% से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर आएगा क्या वो टोटल ओवरहेड आएगा? ये पहले ये बता दो, दोबारा पढ़ लो। BL's total overheads are estimated at 20% of material cost. अगर मैं मटेरियल कॉस्ट, पहले तो ये यकीन है कि मटेरियल कॉस्ट 1667.5 आती, इसका 20% लूंगा तो आंसर क्या रहेगा? टोटल ओवरहेड्स। और मुझे कौन से चाहिए? वेरिएबल ओवरहेड। अब टोटल में से क्या माइनस करूंगा तो वेरिएबल आ जाएगा, फिक्स माइनस करूंगा तो वेरिएबल आ जाएगा। क्लियर है ना? अब आगे पढ़ते हैं। फिक्स ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 5 मिलियन पर मंथ। पर मंथ कितना बिल है जी? 5 मिलियन का। एंड आर एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। कितने मशीन आवर यूज हुए हैं उसकी बेस पे एलोकेट होता है। 1 लाख मशीन आवर्स आर एस्टिमेटेड टू बी अवेलेबल इन फरवरी 2012। तो बच्चों अगर मैं 5 मिलियन को 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या रहेगा? 50 पर मशीन आर आ जाएगा? नहीं बात समझ। अगर 1 घंटा मशीन चलेगी तो मेरे फिक्स ओवरहेड कितने रुपए के पड़ेंगे? 50 रुपए के। लेकिन बच्चों जरूरी तो नहीं है कि मेरा पेंटागन भी 1 घंटे में तैयार हो। पेंटागन को मशीन आवर कितने चाहिए? 4। तो बच्चों पेंटागन पे कितने रुपए फिक्स ओवरहेड पड़ेंगे? नहीं बात समझ आई। तो बोलो तो सही। हाँ जी, 200 कैसे आया बच्चों? क्या मैंने 4 को 50 से मल्टीप्लाई करना है? 4 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? पता नहीं क्या आएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा सर। सारे बैठे मुंह देखने। फिक्स ओवरहेड ये क्या चीज है? टोटल। और ये क्या चीज है? फिक्स। टोटल में से फिक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा? और हम क्या निकाल रहे हैं? वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्यों निकाल रहे हैं? हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? तो बात सुन लीजिए, ये सब ये निकलेगा तो बाकी सवाल आगे होगा। आपको पता ना चाहिए जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी? अच्छा जी, तो बच्चों जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पेंटागन कितना आता है? 133.5। नहीं समझ आया? प्रोडक्ट बी का निकालें। प्रोडक्ट बी का, शाबाश शाबाश शाबाश। प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे 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 मुझे बताओ। क्या मैं 50 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 125। फिर बच्चों ऑक्टागन 3 घंटे मशीन के लगते हैं तो 3 जरा 50। हाँ डेफिनेटली उसका देंगे। अल्लाह के बंदो कैसे कर रहे हो? अब बच्चों जरा गौर से देखो। पहले हेक्सागोन का मटेरियल कितना है? 1550। उसका लेंगे 20%। हाँ 1052.63 का लेंगे 20%। इससे आंसर क्या आएगा? टोटल ओवरहेड। हमें कौन से चाहिए? वेरिएबल। वो कैसे निकलेंगे? इसमें से फिक्स माइनस कर दें।
फिक्स कैसे माइनस कर देंगे? 50 को 2.5 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 8। क्लियर हो गया? अब बच्चों ऑक्टागोन, ऑक्टागोन की मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 1358.7। उसका क्या करेंगे? 20% लेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे? 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 121.74। क्या ये बात सबको समझ आ गई? बच्चों यहां से क्या निकल आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आएगा। ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे हैं। क्या बच्चों ये सारा कुछ माइनस होना है? 474.5। अच्छा जी, और दूसरा 374.34। नेक्स्ट 463.31। ऐसी क्या ये बात समझ आ गई थी? हाँ जी, गलत आ रहा है? शाबाश शाबाश, बता दो बता दो। किसका? और 374 नहीं आ रहा? ये गलत है कि क्या है तू पीके? अच्छा जी, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब बच्चों जरा गौर से देखो, अब हमने देखना ये है कि लेबर आवर लिमिटिंग फैक्टर है कि मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर। बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना। उसने बताया है लेबर आवर कितने अवेलेबल है हमारे पास? उसने लेबर आवर की तो बात ही कोई नहीं की है कि लेबर आवर कितने अवेलेबल है। उसने लेबर आवर की कोई बात नहीं की। बच्चों ये नोट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एनी रिसोर्स इज नॉट गिवन देन अज्यूम दैट इट इज अवेलेबल। उसका मसला नहीं है। इस सवाल में उसने लेबर के बारे में बताया है कि कितने घंटे लेबर अवेलेबल, उसे नहीं बताया। दैट मींस लेबर का मसला नहीं है। सवाल में उसने क्या बताया है? सिर्फ मशीन आवर बताया है। कितने अवेलेबल है? 1 लाख अवेलेबल है। अब बच्चों जरा ध्यान से, मेरे पेंटागन के कितने यूनिट मार्केट में सेल हो सकते हैं? 10,000। अब मैं 10,000 को मशीन टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा कि लेबर टाइम से? मैं किसको चेक करने जा रहा हूं? मशीन को चेक करने जा रहा हूं बच्चों। तो मैं 10,000 को मशीन टाइम से मल्टीप्लाई करूं कि लेबर टाइम से? मशीन टाइम से। पेंटागन सोच समझ के जवाब देना। मेरी डिमांड है 10,000 और बच्चों मेरा मशीन टाइम कितना है? 4। कितने घंटे मेरे जाया हो जाएंगे? 40,000। और उसके बाद एस्टिमेटेड डिमांड हेक्सागन की 20,000 है। एक यूनिट बनाने पे कितने घंटे लगते हैं? 2.5। 20,000 ज़रब 2.5
क्या आंसर आ जाएगा? 50,000। और बच्चों उसके बाद है एस्टिमेटेड डिमांड 9,000 इंटू 3 27,000। कितनी रिक्वायरमेंट हमारी? 1,17,000 हमारी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। और अवेलेबिलिटी कितनी है? 1,00,000। तो क्या बच्चों समझ आ गया कि मशीन आवर्स इज लिमिटिंग फैक्टर? तरीका समझ आ गया जी लिमिटिंग फैक्टर निकालने का? नहीं समझ आया? और बोलो तो सही। मशीन आवर इज आवर लिमिटिंग फैक्टर। ये स्टेप क्लियर है सबको? बच्चों ये था स्टेप नंबर 1। वो जो ऊपर हमने किया था वो कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 1 क्या था भला हमारा? भूल गए। देखो जरा स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। क्या हमें सवाल में पता चल गया है कि मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है? और लेबर आवर की उसने बात नहीं की, तो लेबर आवर की नहीं बताया कि कितने अवेलेबल है, तो दैट मींस वो अवेलेबल होंगे जितने भी। पहला काम लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना था, कर लिया। दूसरा काम क्या है? कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर सवाल में दिया गया तो 100 में से मिला, नहीं दिया गया तो क्या हम निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। तीसरा काम क्या करना है? कैलकुलेट द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। अब बच्चों ध्यान से आपने मुझे बताना है मशीन आवर पर यूनिट। स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर कौन सा है? 3। क्या सवाल में उसने बताया हुआ है कि पेंटागन को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए? क्या ये सवाल में गिवन है कि नहीं गिवन है? ये आई कैप ने हम पे आसान कर दिया है कि उसने बता दिया है। और हेक्सागन को बनाने के लिए बच्चों 2.5 घंटे और इसको 3 घंटे। ये गिवन है आपको, या आपने इसके नीचे लिख देना है। और फिर उसके बाद चौथा स्टेप क्या है बच्चों? चौथा स्टेप क्या है? कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। चौथा काम हम क्या करेंगे बच्चों? कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। 474 को क्या करेंगे बच्चों? 4 पे डिवाइड करेंगे, 118.5। आगे 374 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे बच्चों, 149.74। 463.31 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 154.44। क्लियर है? अब पांचवा काम क्या करना है बच्चों? रैंकिंग करनी है। बच्चों मशीन आवर मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, तो मुझे बताओ ऑक्टागन सबसे आखिरी प्रोडक्ट जो है वो 1 घंटा अगर मशीन चलाए तो हमें कितना प्रॉफिट देगा? 1 घंटे का 154 रुपए देगा। मेरी मशीन 1 घंटा चलेगी तो मुझे 154 का प्रॉफिट होगा। क्या ये बात में लगी? और हेक्सागन ये वाला 1 घंटा मशीन चलेगी तो मुझे 149 का प्रॉफिट होगा। और उस सबसे पहले वाला पेंटागन ये वाला 1 घंटा मशीन चलेगी तो 118 रुपए प्रॉफिट होगा। तो मेरा ऑर्डर क्या होगा बच्चों? ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, और ये सबसे एंड पे। ऑर्डर बन गया। अब बनाना क्या है? प्रोडक्शन प्लान। ठीक है जी। अब बच्चों जरा गौर से देखो।
सबसे पहले किसको बनाना है जी? ऑक्टागन। ऑक्टागन की डिमांड देखनी है सबसे पहले। ऑक्टागन की डिमांड कितनी है? 9000। और उसको 1 यूनिट को बनाने के लिए मशीन कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। टोटल कितने अवेलेबल होंगे? 27000 घंटे। और उसके बाद कौन सा है जी? हेक्सागन। 20000 डिमांड है उसकी, 2.5 घंटे लगते हैं, 50000 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। टोटल अवेलेबल कितने हैं? 1 लाख। बैलेंस कितना रहेगा? 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 23,000 आ जाएगा, 5750 से। ये कौन सा है? पेंटागन। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब मेरे 1 लाख घंटे अवेलेबल पूरे हो गए। अब मैंने निकालना है कंट्रीब्यूशन, जो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन यहां से मिलेगा। बच्चों ऑक्टागन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9000 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 9000 यूनिट बनाने हैं ना मैंने, इसको मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा। और 9000 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या मैंने निकाला हुआ किसी जमाने में कि ये है 463.31। 463.31 क्या आंसर आएगा? 4169790। चेक करते जाओ साथ साथ। अब हेक्सागन के हमने कितने यूनिट बनाने हैं जी? 20,000। और इसका कहीं पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है बच्चों, 374.34। 374.34। हाँ जी, 7486800। क्लियर हो गया? अब बच्चों पेंटागन के कितने यूनिट्स बनाने हमने? 5750 मल्टीप्लाइड बाय 474,272। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 14382,090। क्या ये बात 100% समझ आ गई है कि डिसीजन मेकिंग बच्चों कैसे करेंगे? अच्छा, अब सुने, बेस्ड ऑन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स कंप्यूट बीएल's नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2012। बच्चों हमने क्या निकाला है? हमने तो कंट्रीब्यूशन निकाला है। क्या इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर सकते हैं? क्या फिक्स कॉस्ट 5 मिलियन है? क्या उसने पर मंथ का हुआ है और ये भी पर मंथ है? क्या सीधा सीधा 5 मिलियन माइनस हो जाएगा यहां से? $9382090। और बात समझ आ गई है? ये है जी हमारी डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, तो ये डिसीजन मेकिंग का पहला चैप्टर था। क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? यही सवाल आपने घर जाके अच्छी तरह से रिवाइज करना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, बल्कि अलग समझ आएगी। अब अगला है जी बच्चों मेक और बाय डिसीजन। अभी किया क्या है? अभी तो 20 मिनट पड़े हैं। 1.5 महीने में सारी कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे पढ़नी है? हिम्मत करो, हिम्मत। अच्छा, आज लोगों ने पढ़ना शुरू कर ही दिया है, तो उनको तो ना वो करें, नया साल है, नई रेजोल्यूशन। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग की फीस जमा नहीं करानी थी, वो इन क्लासेस की वजह से आई को फीस जमा कराने जा रहे हैं। तो ध्यान से,
अच्छा रिबरल, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय ऑप्शन। देखो बच्चों, मेक का मतलब क्या है? खुद बनाएं। बाय ऑप्शन क्या है? बनाया बनाया ले लें। बच्चों सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस यूज करनी है। अगर किसी चीज को खुद बनाने की कॉस्ट 500 रुपया है और मार्केट से परचेज करने की कॉस्ट 450 रुपया है, तो खुद क्यों बनाए? बाय कर लेंगे। ये बात समझ आई? आप वो मटेरियल जो उस प्रोडक्ट पे बनाएंगे, 500 रुपए का खर्चा करेंगे, वो मटेरियल किसी और पर्पस के लिए संभाल लें या वो मटेरियल ही बाय ना करें। अब मार्केट से वो प्रोडक्ट ले लें। फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट की बात करते हैं। बच्चों आपको पता है होंडा की बाइक है आपके पास, लेकिन उसके जो दाएं तरफ इंडिकेटर लगे होते हैं, दाएं बाएं तरफ इंडिकेटर, वो होंडा के नहीं होते। और होंडा समटाइम्स समझती है कि अगर मैं वो इंडिकेटर खुद बनाऊं तो वो महंगा बने, लेकिन मैं क्यों बनाऊं? होंडा का अपना जो प्लांट है वो इंजन को असेंबल करने के लिए बनता है। होंडा का मेन जो प्रोडक्ट है वो इंजन, और वो कहता है कि यार मेरे पास जो प्लांट है ना उससे इंजन बड़ा अच्छा बन सकता है, लेकिन मुझे वो जो दाएं बाएं जो लगे होते हैं इंडिकेटर्स, अगर मैं उसको खुद बनाना चाहूँ तो मुझे उसके लिए स्पेशल पे प्लांट परचेज करना पड़ेगा, वो सारा मैनेजमेंट सारा कुछ इतना स्टाफ हायर करना पड़ेगा। तो मैं वो जो इंडिकेटर है उसको मैं अगर खुद मैं बनाऊं तो वो तैयार होगा 500 का। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी लंबी हायरार्की है, सीनियर मैनेजर, जीएम और पता नहीं कौन कौन से मैनेजर की पूरी चेन ऑफ कमांड है। वो कहता है कि लोकल एक मैन्युफैक्चरर है, एक ही बंदा है, उसने 8-10 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, चीज तैयार करके पकड़ा रहे थे, उनको इतने लोगों की सैलरी नहीं पे करनी पड़ती, तो उनको शायद वो चीज बड़ी सस्ती पड़ती है, वो शायद वो 300 में बना लेते हैं। वो जब हमें चीज बेचेंगे तो 150 का प्रॉफिट वो भी रखेंगे। हालांकि 150 का प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, इसके बावजूद वो चीज हमें सस्ती पड़ रही है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट की। क्या ये बात सुनेगी नहीं? तो बच्चों मेक और बाय डिसीजन का सिंपल कॉमन सेंस क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई चीज हम बनाए उसकी कॉस्ट ज्यादा है, परचेज करने की कॉस्ट कम है, तो हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे। और अगर खुद बनाने की कॉस्ट 300 है, परचेज करने की कॉस्ट 450 है, तो क्या परचेज करेंगे? नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे। कॉमन सेंस इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। बच्चों आपके सामने स्टोरी है। सेल पर यूनिट है ए की 500, बी की 600, सी की 400, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 300, 500, 350। तो बच्चों ए से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 200। बी से कितना आ रहा है? 100। और सी से कितना आ रहा है? 50। इफ नो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज देन प्रोड्यूस ऑल प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात हमने पहले पढ़ी हुई है। अगर इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है तो सारे यूनिट्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहा है। कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अब लेट्स अज्यूम इफ लेबर आवर्स आर लिमिटिंग रिसोर्स देन वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब बच्चों आवर्स पर यूनिट है 10। सोच समझ के जवाब देना। एक एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। तो एक यूनिट के ऊपर 200 रुपया कमाते हैं, तो पर आवर कितना कमाएंगे? 20 रुपए। सोच लो, नहीं बात हजम हुई? अलग अभी पूरा सवाल किया। एक यूनिट को मार्केट में बेचेंगे, कितने रुपए कमाएंगे? 200। लेकिन उसको बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 10। तो पर आवर कितनी कमाई हो रही है? 20 रुपए कमाई हो रही है पर आवर। अब बच्चों इसी तरह से इस 100 रुपए को कमाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? ठीक हो गया ना? तो बच्चों अब सोच समझ के जवाब देना। पर आवर जो है कितनी कितना कमाएंगे? 25 रुपए। ये 50 रुपए कमाते हैं 1 घंटे में, तो यही आंसर 50 भी आएगा। फिर ऐसी 1 यूनिट 1 घंटा। Therefore, first product C, then B, then A in the ranking generating maximum benefit per hour of limiting factor। यहां तक की बातें समझ आ गई? अब सिनेरियो नंबर 2 देखें। If there is an option to purchase from outside supplier
and there is a limiting factor, then compare variable cost per unit with the cost per unit of supplier. तो अपनी कॉस्ट को सप्लायर की कॉस्ट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों भला, यहाँ पे तो हमारे पास सप्लायर की कॉस्ट थी नहीं, यहाँ पे तो अपनी कॉस्ट को कंपेयर माइनस किया, कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशन आया, हमने कहा बस अल्लाह अल्लाह खैर चलो सारे बनाओ। लेकिन बच्चों अगर अपनी कॉस्ट 300 है, सप्लायर की कॉस्ट, सप्लायर की तरफ से जब हमें चीज पड़ रही 250 की, तो क्या हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? सोचो, मार्केट में बेचेंगे कितने का? 500 का, खुद बनाएंगे कितने का? 300 का, तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 200। लेकिन अगर वही चीज हम किसी थर्ड पार्टी से बाय कर ले 250 की, तो हमारे कंट्रीब्यूशन में इजाफा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमारे कंट्रीब्यूशन में इजाफा हो सकता है। स्टोरी समझ आ रही? अब आगे देखें बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 550, बी की 1900, सी की 3050। आउटसोर्सिंग कॉस्ट, आउटसोर्सिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि परचेज प्राइस। आउटसोर्स मतलब क्या है कि अगर आप खुद ना बनाएं, बाहर से चीज मंगवा लें, घर में रोटी पका लो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, फूड पांडा से, तो ये क्या हो गया? आउटसोर्स। आपने रोटी क्या कर दिया? रोटी का डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया। ठीक हो गया नहीं? तो बच्चों आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट समझ आ रही है कि अगर आप खुद ना बनाए, बाय कर लें, तो मार्केट में बाय करने का आपको कितना बिल पड़ेगा? 750। तो क्या बनाना बेहतर है कि परचेज करना? बनाना बेहतर है। भला क्यों? बनाएंगे कितने का, बाय करेंगे तो कितने का? अब बी में देखते हैं बच्चों, बनाएंगे कितने का, बाय करेंगे कितने का? सी में बनाएंगे और बाय करेंगे। अब जाहिर तौर पे तो आपको यही नजर आ रहा होगा कि सर जी तीनों हमें खुद बनाने चाहिए, ऐसे ही ना? अब आगे देखते हैं, सेविंग बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग पर यूनिट। अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो बचत होगी कि नहीं होगी? सेविंग का वर्ड समझ आ रहा है? अगर हम बाय ना करें, खुद बनाएं, फूड पांडा से चिकन बिरयानी ना मंगवाएं, अगर 300 रुपए की चिकन बिरयानी पड़ती है आधी प्लेट फूड पांडा से, तो उस 300 से हम किलो चावल पका सकते हैं, ऐसी नहीं कर सकते? अच्छा, ओहो ऑलरेडी सब घी मसाले मसूले पहले ही पड़े हुए ना घर में, सिर्फ चावल लेके आए। ठीक है, वो आपको थोड़ी पड़ेगी, वो तो पापा को पड़ेगी। अच्छा जी, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ परचेजिंग। बच्चों इस चीज के दो मतलब है, अगर खुद बनाएंगे तो सेविंग होगी। ये जो 200 है, ये समझ आ रहा है 200 क्या चीज है? अगर खुद बनाएंगे तो सेविंग है, लेकिन अगर बाय करेंगे तो खर्चा है। इस 200 के दो मतलब हो सकते हैं। अगर खुद बनाएंगे तो क्या है? ये 200 सेविंग है, लेकिन अगर आप बाय करेंगे तो ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट, सॉरी ऑफ परचेजिंग पर यूनिट। ये दोनों एक ब्रैकेट में बात लिखी है और एक ब्रैकेट से पहले लिखी है, क्या ये दोनों बातें क्लियर? 200 के दो नाम क्या? अगर खुद बनाएंगे तो सेविंग है, फायदा है, लेकिन अगर मार्केट से बाय करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। बी की सूरत में कितने पे करने पड़ेंगे बच्चों? 100, और सी की सूरत में 450। अब आगे सुने, एक अज्यूम आवर्स पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर है। बच्चों हम जब एक यूनिट बनाते हैं 550 का तो बनता है, लेकिन वो आधा घंटा लेता है। हमारी मशीन का कितना घंटा लेता है? आधा घंटा लेता है। ऐसी एक यूनिट के ऊपर हमें सेविंग कितनी होगी बच्चों? 200 रुपया। और एक यूनिट हमारा कितने घंटे में तैयार होता है? आधे घंटे में। और अगर मैं पूछूं कि एक घंटे में कितना फायदा होगा? एक घंटे में 400 का फायदा होगा। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? बच्चों एक यूनिट बी का मुझे 100 रुपए का फायदा देगा अगर मैं खुद बनाऊंगा, और वो एक घंटे में तैयार होता है, तो मेरा कॉस्ट सेविंग पर आवर कितनी बनती है? 100। 450 रुपए का फायदा होता है अगर मैं खुद बनाऊं, ऐसी है, लेकिन 1.5 घंटे में तैयार होगा, तो कॉस्ट सेविंग पर आवर मेरी कितनी होगी? 300।
तो बच्चों मेरी कॉस्ट सेविंग के हिसाब से मैं सबसे पहले किसको बनाऊंगा? ए को बनाऊंगा। क्यों बना? पर आवर 400 रुपए की बचत होगी मेरी। नहीं समझ आई? सब ऊपर से फ्लाई। बताओ मुझे, दोबारा बता दो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो बोलो बोलो बोलो, शाबाश। सोना नहीं है, सोना नहीं है। आंखें बंद, मुंह खुला नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मक्खी बढ़ जाएगी। नहीं समझ आई? दोबारा देखो बच्चों, अगर मैं खुद बनाऊं 550 लगेगा, अगर मैं परचेज करूं 750 जाएगा, अगर मैं बाय करता हूं तो मेरी बचत कितनी होगी? 200 रुपया। नहीं सॉरी, अगर मैं खुद बनाऊंगा तो मेरी बचत कितनी होगी? लेकिन खुद बनाने पे टाइम कितना लगेगा? आधा घंटा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा 1 घंटा 400 रुपए का है। नहीं बात सुनेगी? मेरा 1 घंटा 400 रुपए का। और यहां पे देखो जरा, अगर मैं खुद बनाऊं तो कितना खर्चा आएगा? 1900। बाय करूं तो, अगर मैं खुद बनाऊं तो 100 रुपए की सेविंग होगी, और 1 घंटा लगता है, तो इसका मतलब है पर आवर 100 रुपए की सेविंग होगी। और अगर मैं खुद बनाऊं यहाँ पे तो कितना खर्चा आएगा? 3050। मार्केट से बाय करूं 3500। पर यूनिट कितनी बचत होगी? 1.5 घंटा लगता है बनाने में, तो 300 रुपया पर आवर मेरी सेविंग। पिछले वाले में हमने किया था कंट्रीब्यूशन पर आवर, यहां पे हम कर रहे हैं कॉस्ट सेविंग पर आवर। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? तो बच्चों मेरा 1 घंटा 400 रुपया मुझे बचत देगा। तो सबसे पहले मैं किसको बनाऊंगा? ए को। फिर मैं किसको बनाऊंगा? सी को। और फिर अगर बी मेरा ना बन सका कंप्लीट तो मैं वो बाय भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन कहीं ए ना बाय करना पड़ जाए, ये महंगा पड़ेगा। बात समझ लगी? आपको नजर आ रहा होगा कि शायद सी महंगा है, तो बात समझ रही कि नहीं? ये बात अच्छी तरह से आपने याद रखनी है। 400 मींस एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ परचेजिंग या आवर्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अगर आप सादा अल्फाज में आप ए को बाय करोगे तो 400 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर आवर, और खुद बनाओगे तो 400 रुपए की बचत होगी पर आवर, क्योंकि पर आवर में 2 यूनिट तैयार हो जाएंगे, और 2 यूनिट में 200 बचत होगी, 400 रुपए बचत होगी पर आवर। कैसी? तो बच्चों इस सूरत में फिर रैंकिंग कैसे करेंगे? जो पर आवर ज्यादा सेविंग देगा उसको सबसे पहले बनाएंगे, और जो पर आवर सबसे कम सेविंग देगा उसको सबसे आगे बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस रेदर देन परचेज। अब ये कौन सी रैंकिंग आई है बच्चों? कि जिस रैंकिंग पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा, और इसका ऑपोजिट होगा परचेज करने की रैंकिंग। ऐसी है? तीसरे नंबर पे जो आ रहा है उसको परचेज करेंगे सबसे पहले, ठीक हो गया? लेकिन ए और 1 और 2 पहले प्रोड्यूस हो चुके होंगे। ऐसी है? We have to produce that which is more costly to purchase। इस 400 के 2 एंगल हैं। 400 रुपए की बचत है अगर बनाएंगे, और अगर परचेज करेंगे तो एक्सपेंस है। तो जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है उसको सबसे पहले बनाएं। क्लियर हो गया जी? मेक और बाय डिसीजन की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें, ठीक है जी? मेक और बाय डिसीजन में क्या करना है जी? Sometimes the problem of a limiting factor can be overcome by outsourcing some work to external supplier who make similar products। होंडा कंपनी क्यों अपने प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करे और क्यों वो खुद बनाए? ये उसने होंडा ने सोचना है। तो होंडा सोचेगी इन दिस सिचुएशन फॉलोइंग स्टेप शुड बी परफॉर्म। सबसे पहला काम, परचेज कॉस्ट में से वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करो। ये बच्चों, ये 200 निकालने का तरीका आपने देखा कैसे आया? ये 200 कैसे निकला है? परचेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आपने खुद लगानी है उसको कंपेयर करके माइनस करके आंसर निकालो। फिर उसको क्या करो? लिमिटिंग फैक्टर पे डिवाइड करो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 400। ये बात समझ आ रही है बच्चों? ये जो लाइन लिखी है इस पे फोकस कर लो, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। ये पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चों? परचेज कॉस्ट में से वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। ये जो एग्जांपल दी है इसमें 200 जो किया है उसकी बात कर रहे हैं।
फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, लिमिटिंग फैक्टर से। 200 को 0.5 पे डिवाइड किया तो आंसर कहां तक आ गया, 400 तक। ये पहला स्टेप 400 तक आ गया है, ये बात समझ आ गई। अब दूसरा स्टेप, डू रैंकिंग फॉर ईच प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट विद हाईएस्ट वैल्यू विल बी रैंक फर्स्ट एंड विल बी कंसीडर्ड टू बी मेक फर्स्ट। जिसकी सबसे वैल्यू हाई आएगी उसका पहला नंबर होगा, और पहला नंबर का मतलब परचेज नहीं करना, पहला नंबर का मतलब है कि सबसे पहले उसको बनाओ। Produce an optimal production plan. The highest rank product is made first, followed by the other products until limiting factor is fully utilized. The rest of the product which cannot be manufactured will be bought from the. अब देखो बाइक मुकम्मल करनी है, होंडा ने बाइक बेचनी है, स्पेयर पार्ट उसके पास नहीं है, या उसकी मशीनें फुली कैपेसिटी पे यूटिलाइज हो सकती हैं, तो क्या वो आधी बाइक बेचेगी, आधी नहीं बेचेगी? क्या कोई लोग बाइक पूरी लेंगे कि आधी बाइक लेंगे? नहीं लेंगे ना। अब उसमें इशारे कोई नहीं है, उसमें हेडलाइट कोई नहीं है, उसका गियर नहीं है, उसके चैन गिरारी का सेट नहीं है, कौन लेगा? ठीक हो गया। इंजन वो बनाते हैं माशाल्लाह, इंजन बहुत कमाल का बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब वो फिर देखेगा कि यार इंजन बनाते हैं, इंजन मेन चीज है, इंजन हम बना रहे हैं, लेकिन इंजन बनाने के साथ हमारे प्लांट की कैपेसिटी होगी फुल। अब बाकी चीजों की भी वो रैंकिंग करेंगे कि चैन गिरारी का सेट खुद बनाए के मार्केट से परचेज कर लें, इंडिकेटर खुद बनाए के मार्केट से परचेज कर लें, वो जो उसकी ब्रेकें हैं, डिस्क ब्रेकें हैं, वो खुद बनाए के मार्केट से परचेज कर ले। तो फिर वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से रैंकिंग करेंगे कि पर आवर हमारी जो मशीन है उसको यूटिलाइज करना है, जिस प्रोडक्ट में सेविंग सबसे ज्यादा होगी उसको पहले बनाएंगे। अगर डिस्क ब्रेकों में सेविंग ज्यादा हो रही है, पहले वो बनाओ, इंडिकेटर को मारो गोली। इंडिकेटर में सेविंग ज्यादा हो रही है तो वो बनाओ, बाकी बाद में ले लेंगे। स्टोरी समझ आई? तो उन्होंने बाइक पूरी बेचनी है, तो जो पार्ट्स उनको खुद नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि मशीन कैपेसिटी पूरी हो गई है, तो बाकी चीजें फिर वो क्या करेंगे, मार्केट से बाय करेंगे। क्या ये लेक्चर आज का 100% समझ आ गया? जी, हम डिमांड तक जाएंगे, बस जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन करेंगे, अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं। ठीक हो गया जी? हाँ जी, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई टेंशन? और डिसीजन मेकिंग समझ आई है? इंटरेस्टिंग है? गल है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं जरा, आपके माइक मैंने ओपन कर दिया, आप अपने माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ जी, हो जाएगा जी। कैसा आवाज हो जाएगा? अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो तो जो सबसे कम लिमिटिंग फैक्टर होगा वो ही मेन हमारा लिमिटिंग फैक्टर होगा, जिसकी वजह से सबसे कम प्रोडक्शन होगी। क्लियर है सर? ये वेरिएबल ओवरहेड कैसे किया आपने? वेरिएबल ओवरहेड्स, देखो बच्चे yes, मैं बताता हूँ। देखो उसने कहा था सवाल में हमें कि टोटल ओवरहेड जो है वो 20% है मटेरियल का, याद है? टोटल ओवरहेड्स आर 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो बच्चों मैंने मटेरियल कॉस्ट को पकड़ा, उसका लिया 20%। क्लियर है? मैंने मटेरियल कॉस्ट को लिया, उसका लिया 20%, वो आया टोटल ओवरहेड। वो क्या आया? टोटल ओवरहेड। और टोटल ओवरहेड में से मैंने फिक्स को माइनस कर दिया, 4 × 50। फिक्स कैसे आया? ये देखो 50 पर मशीन आवर निकाला था हमने, 50 पर मशीन आवर। 50 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो टोटल में से फिक्स को माइनस कर दिया तो वेरिएबल आ गया। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर, आ गई। हाँ, इस तरीके से निकाला है। और कोई पॉइंट? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये क्वेश्चन आप हैंड आउट ये आ जाएगा ग्रुप में? यार भाई इधर आगे आ जाओ, ये खाली कर दो। हाँ जी सर, ये हैंड आउट आ जाएगा ग्रुप में? हाँ जी, आज मैं सेंड कर दूंगा, प्रैक्टिस करना है। हाँ जी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ये प्रोडक्शन प्लान का थोड़ा सा कर दें एक्सप्लेन। सर ये सिलेबस कब तक एंड होगा इसका? ये इंशाल्लाह 15 तारीख तक।
सर ये मेक और बाय जो डिसीजंस हैं तो इसको हम लोग इस तरह से भी तो कर सकते हैं, ऑपोजिट हो जाता है जब हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी परचेज की आ रही है, तो उसमें तो हाँ जी, हम लोग बिल्कुल जो प्रायोरिटाइज करेंगे उसको रैंकिंग करेंगे तो वो तो ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम बिल्कुल लोग ऑपोजिट हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि ये दो अप्रोचेस हैं और कोई एक फॉलो करें हाँ जी, क्वेश्चन डेफिनेटली या डेफिनेटली। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नहीं, हम ये ऐसे ही करेंगे। अब इसको मजीद क्लियर हम कर सकते हैं कल जब हम ये सवाल करेंगे। ये सवाल जो हमने आज नहीं किया ना, ये कल करेंगे इंशाल्लाह, ये वाला कंबर लिमिटेड, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, पास पेपर कब से स्टार्ट करवाएंगे? हाँ जी, साथ साथ पास पेपर, ये जो अभी हम सवाल करवाया ना, ये पास पेपर का सवाल है, ये साथ साथ ही होंगे। ठीक ये है पास सर, पेपर का सवाल है, ये स्प्रिंग 2012 का पास पेपर है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक ये यू। साथ साथ हो रहे हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम ओके, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सर इसमें हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी ये अवेलेबल होगी? एज्यूम किया है ना, हाँ जी, इसमें हम अवेलेबल होगी, लोग अवेलेबल होगी। सर इसमें हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं ना कि कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नहीं है, सिर्फ एलोकेटेड है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।